तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम लीफ स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब लीफ स्ट्रक्चर क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में लीफ स्ट्रक्चर हमें दी हुई है। ठीक है, तो चलिए भाई, हमारे पास सबसे पहले अगर हम लीफ स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो जो लीफ स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दी गई है वो एक डाइकॉट की है। चलो मैं आपको जरा सा बता देता हूँ। तो हमारे पास जब हमने कहा था प्लांट्स के अंदर हमने कहा था कि भाई एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर हमारे पास कौन होते हैं? डाइकॉट होते हैं और मोनोकॉट होते हैं। मोनोकॉट, ठीक है। सो डाइकॉट जो प्लांट होते हैं, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियां लंबी होती हैं ऐसे और ऐसे, जैसे वीट की पत्ती है, राइस की पत्ती है। सारी ग्रासेस जो हैं वो मोनोकॉट में आती हैं। और ख़ास बात बताऊं, वीट एक टिपिकली ग्रास है। हाँ, जो गेहूं आप खाते हो, जो राइस आप खाते हो, वो एक तरह की ग्रास है, वो मोनोकॉट ही है। ऐसे ही मेज़ मेज़ की पत्ती भी ऐसे ही होती है, ऐसे ही शुगर केन, ये सब मोनोकॉट हैं। डाइकॉट में जैसे नीम की पत्ती, तो नीम की पत्ती या फिर किसी पीपल की पत्ती, आप देखिए ये है आपकी डाइकॉट की पत्ती। यहाँ पे आपने पढ़ा था, यहाँ पर रेटिकुलेट विनेशन होती है, जाल सा बनता है, ठक 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 ठक, और यहाँ पर पैरेलल विनेशन है। ये वेन्स पैरेलल जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो ये पैरेलल विनेशन आती हैं। तो डाइकॉट की जो पत्ती होती है वो होता क्या है, जैसे ये मोनोकॉट की पत्ती है, ये आपका सन है, तो ये सन के दोनों तरफ जो सन की जो रेस हैं वो इक्वली इस मोनोकॉट की पत्ती पे पड़ती हैं, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है। ठीक है, बट जो आपकी डाइकॉट की पत्ती है उसमें ऊपर वाली सरफेस पे सन की रेजेस पड़ती हैं, नीचे वाली पे नहीं पड़ती हैं। इसलिए डाइकॉट की पत्ती में नीचे की तरफ क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, पर मोनोकॉट में दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि सन रेज दोनों तरफ पड़ रही हैं। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी डाइकॉट की पत्ती है उसका स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, कोई पत्ती है, पत्ती को हम देख रहे हैं, ये देखिए। तो पत्ती की जो ऊपर वाली सेल हैं उन्हें हम अपर एपिडर्मिस कहेंगे, और जो नीचे वाली सेल हैं उन्हें लोअर एपिडर्मिस का सेल कहेंगे। एपिडर्मिस ये हो गई अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है जी। और ये हो गई आपकी लोअर एपिडर्मिस। अब हमने आपको बताया कि लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या होती हैं? आपकी स्टोमेटा होती हैं। ये स्टोमेटा है और ये गार्ड सेल्स हैं, और ये इसके बारे में साथ में लोअर एपिडर्मल सेल्स हैं। ओके, तो स्टोमेटा तो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है ये डाइकॉट सेल हो सकती है, डाइकॉट की लीफ की पत्ती हो सकती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस के नीचे और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये होती है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स होती हैं, ये ज़्यादातर पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। आपने पेरेन्काइमेटस सेल पढ़ी थी ना 9th में, ये पेरेन्काइमेटस सेल होती हैं बेसिकली। अब इनमें मीजोफिल सेल में जो ऊपर की तरफ टाइटली पैक्ड मीजोफिल सेल्स होती हैं, ये देखो टाइटली पैक हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, ये भाई साहब टाइटली पैक्ड हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है, अब हवा तो यहाँ से आनी है, पानी गैसेस का जो एक्सचेंजेस है वो तो स्टोमेटा से होना है। ठीक है, तो ऊपर स्पेस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे स्पेस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गैस आनी है, पानी जाना है, इवापोरेट ट्रांसपायरेशन होनी है, तो इसलिए यहाँ की जो सेल हैं वो स्पंजी हैं, टाइटली पैक नहीं है। सो जो मीजोफिल सेल है, अगेन मीजोफिल सेल हमारी दो तरह की हो गई। ठीक है, ज़रा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। तो मीजोफिल सेल हमारी दो तरह की हो गई। ये हो गई आपकी पैलिसेड मीजोफिल सेल। ठीक है, या पैलिसेड पेरेन्काइमा भी कहते हैं, क्योंकि पेरेन्काइमा सेल्स हैं। और ये हो गई आपकी स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो ये मीजोफिल सेल्स स्पॉन्जी हो गई। अब खास बात क्या है, ऊपर वाली जो लेयर है उस पे आपको क्यूटिकल भी मिल जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, वो तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि ट्रांसपीरेशन को वो बचा सके। खैर छोड़िए, मेन बात यह है कि ज़्यादातर ज़्यादातर हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट वही ऑर्गेनेल है जिसके कारण जो है
हमारा फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों, है ना। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपकी इन मीजोफिल सेल्स में मिलता है, वो मीजोफिल सेल्स में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में मिलेगा। तो यहाँ पर भाई क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अगर हम कहें कि क्या अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, नहीं, अपर एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्टिव काम है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। लोअर एपिडर्मिस में मिलता है क्या, नहीं, लोअर में भी प्रोटेक्टिव का काम है। ठीक है, तो लोअर के अंदर नहीं मिलता है, इन मीजोसिल सेल्स के अंदर ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। वाह वाह, यानी ऊपर की जो सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। पर एक खास बात इसमें और हमारे पास है, वो और बताता हूँ। पेन लेता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो भाई ये जो आपकी गार्ड सेल है, गार्ड सेल, गार्ड सेल ही लोअर एपिडर्मिस में ऐसी सेल है जिसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट इसमें मिलेगा, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट आपका मिलेगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे खाना बनेगा, पोटेशियम आयन आएंगे। जब पोटेशियम आयन इनके अंदर आएंगे दिन में, तो पोटेशियम आयन के पीछे पीछे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और वाटर के आने से ये सेल टर्जिट हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस होती है दिन में। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो जब वो दिन में हो रहा है, तो पोटेशियम गार्ड सेल के अंदर इनसाइड गार्ड सेल आ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ कौन आ रहा है, वाटर। पोटेशियम आयन के साथ साथ वाटर भी गार्ड सेल के अंदर इनसाइड आ जा रहे हैं। उससे क्या हो जाता है, हमारी सेल जो होती है गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, खूब सारा पानी पी लेती है, ठीक है। तो टर्जिड हो गई तो हमारा स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। ये सिचुएशन होती है। और रात के समय पोटेशियम आयन बराबर वाली सेल्स में चले जाते हैं, तो उसके साथ पानी भी बराबर वाली सेल्स में चला जाता है। ये फ्लैसिड हो जाता है, पानी जब निकल गया तो, और स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो खास बात ध्यान रखने की ये है कि हमारे पास ये जो मीजोफिल सेल्स हैं बेटे, मीजोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर और ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में क्लोरोफिल है, यानी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, ऊपर वाली में नहीं है। तो ये एक हमारी स्ट्रक्चर हो गई, और किस तरह स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है उसकी बात हो गई। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आपसे स्टोमेटा का डायग्राम बनाता है, तो आप स्टोमेटा का डायग्राम ऐसे बनाते हो, ये देखो, ये गार्ड सेल, ये एक गार्ड सेल, और ये एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल यानी अरे लोअर एपिडर्मस की बराबर वाली सेल्स, जो साइड वाली सेल्स हैं, ये साइड वाली सेल्स हैं। ये आपका स्टोमेटा है, और इसके अंदर ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है। ये गार्ड सेल है, इसमें जरूर न्यूक्लियस बनाना, और इसमें जरूर क्लोरोफिल जरूर दिखाना, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। आपको एक और बात बताऊं, ये जो आपने स्टोमेटा सेल बनाई है, ये बेसिकली डाइकॉट प्लांट की है। अगर आप मोनोकॉट की बनाते तो ये डबल डम्बल्ड होती। ओहो, आपको पता है ना, डबल डम्बल्ड ऐसे होती है, डम्बल शेप्ड होते हैं किसमें, मोनोकॉट में। वैसे अभी हम इतना ध्यान नहीं देंगे, आपसे अब स्टोमेटा बोलेंगे तो ये बनाएंगे, ठीक है। पर जो अगर कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो, तो डाइकॉट का स्टोमेटा और मोनोकॉट का जो स्टोमेटा है उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे तो ये किडनी बीम शेप्ड होती है, और यहाँ पर ये डम्बल शेप्ड होती है। बात खत्म करते हैं, अब हम फटाफट समझते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में हो रहा है। फेज वन, जिसे आप फोटोकेमिकल या जो लाइट रिएक्शन, या इसे फोटोकेमिकल फेज कह रहे हो, यानी लाइट होनी जरूरी है। दूसरा है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि डार्क में होगा, डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि लाइट जरूरी नहीं है। तो ये दिन में भी हो सकती है, लाइट जरूरी नहीं है, हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डार्क रिएक्शन को ही आप बायोसिंथेटिक फेज कहते हो, बायोसिंथेटिक फेज। सो ये फोटोकेमिकल फेज है, और ये क्या है, बायोसिंथेटिक फेज है। अब और एक मजेदार बताऊं, एक और बढ़िया नाम आता है, लाइट रिएक्शन को ही हिल रिएक्शन कहते हैं। क्या,
हिल की चोटी पे लाइट आती है क्या? पता नहीं क्यों नाम दिया है, वैसे साइंटिस्ट का नाम है हिल, तो इसलिए हमने कहा हिल रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है जिसे आप बायोकेमिकल बायोसिंथेटिक फेज कह रहे हो, उस रिएक्शन का नाम ब्लैकमैन्स रिएक्शन है। क्यों भाई, ऐसा क्या जादू है? नहीं भाई, साइंटिस्ट हैं ब्लैकमैन, उन्होंने ये दिया। तो हिल ने दिया लाइट रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ब्लैकमैन रिएक्शन डार्क रिएक्शन को कहते हैं। अब ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ये फोटोकेमिकल है ना, तो पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट होता है जिसमें आप लाइट को एब्जॉर्ब करते हो, और एब्जॉर्ब करके क्या करते हो? वाटर को तोड़ने की कोशिश करते हो। लाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर को स्प्लिट करते हो। लाइट को लाइट को एब्जॉर्ब किया और वाटर को स्प्लिट किया। ये जो वाटर है ये स्प्लिट होगा और इससे ऑक्सीजन जो निकलेगी वो प्लांट बाहर छोड़ता है। ठीक है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखूं तो हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐड होकर आपकी क्या बनाएंगी? आपकी ग्लूकोज बनाएंगी। ठीक है, और हमारे पास क्या बनाएंगे भाई साहब? और हमारे पास वाटर बनाएंगे और हमारे पास ऑक्सीजन बनाएंगे। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से आई या वाटर की ऑक्सीजन से आई? तो ध्यान रखें, हमारी जो ऑक्सीजन है ये वाटर के स्प्लिट होने से आई है। तो ये हिल रिएक्शन का यानी लाइट रिएक्शन का पहला पार्ट होता है। लाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर को तोड़ो। जब वाटर टूटता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की मदद से हम पहले एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी? एटीपी बनाना या NADPH2 ये बनाना। ठीक है, एटीपी बनाया या NADPH2 बनाना, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो लाइट रिएक्शन में ये दोनों पार्टें होती हैं, इसके लिए लाइट की जरूरत है। अब जो आपने एनर्जी बनाई उसका काम क्या है भाई? उसका काम है इस कार्बन डाइऑक्साइड से और चीजों को मिला के इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, C6H12O6 बनाना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जरा देखो, कार्बन, एक कार्बन के पास दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो 6 कार्बन के पास 6 ऑक्सीजन, यानी एक कार्बन के पास एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन के पास दो ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन छीन ली यानी पर कार्बन, यानी ये तो रिडक्शन हो गया। तो इस पार्ट को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस में हमने ये बताया, पहला क्या बताया भाई? पहला ये बताया कि ये लाइट रिएक्शन होती है, ये डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन का नाम ही हिल रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का नाम ही ब्लैकमैन्स रिएक्शन है। अब लाइट रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं जिसमें आप सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हो और वाटर को स्प्लिट करते हो। स्प्लिट करने से ही ऑक्सीजन निकलती है। और दूसरा पार्ट होता है जहाँ पे आप एटीपी और NADPH2 फॉर्म करते हो, ये एनर्जी को फॉर्म करते हो। तीसरा, इस एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हो, किसमें भैया? आपकी ग्लूकोज में। और फाइनली आपके पास जो रिएक्शन आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ग्लूकोज वाटर और ऑक्सीजन। अब हर जगह क्या लगाओ? छक्का मारते चले जाओ। 6 मारा, 6 मारा। अब भाई यहाँ पर भी 6 लगेगा, पर भाई अगर यहाँ पे 6 लगूंगा तो वाटर वाटर बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर आया 12। तो भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर मॉलिक्यूल से आपको क्या मिला? ग्लूकोज वाटर, यानी वाटर लिया भी और वाटर छोड़ा भी। तो फोटोसिंथेसिस में एक्सक्रीशन क्या हुआ? एक्सक्रीशन यानी जो आपको नहीं चाहिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आई, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में वाटर आया। ये प्लांट को चाहिए ही नहीं। तो आपसे भी पूछ सकता है कि बताओ यार, प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो ऑक्सीजन प्लांट को नहीं चाहिए, वाटर प्लांट को नहीं चाहिए, तो ये इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बने जो वेस्ट हैं, जो नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह हमने फोटोसिंथेसिस की बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब इसमें एक और मजेदार बता दूं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लूकोज आपकी बनी है, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान एक साइकिल बनती है, यूज की जाती है, मतलब एक एक पैटर्न होता है केमिकल रिएक्शंस का, उसे आप कैल्विन साइकिल कहते हो। तो कैल्विन साइकिल वर्ड इस थर्ड फेज से ही जुड़ा हुआ है। कल अगर कंपटीशन में आ जाए तो याद रखना, ये जो कैल्विन साइकिल है इस थर्ड फेज से ही बेटे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई साहब।